गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th वर्कशीट नंबर 33। बच्चों ये वर्कशीट हमारी साइंस का जो चैप्टर है धातु एवं अधातु उसी चैप्टर की वर्कशीट है। इस वर्कशीट में आज हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है आपका अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया, जो कि आप अपने साइंस के सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हो। दूसरा टॉपिक हमारा है सक्रियता श्रेणी। ये देखिए, दूसरा टॉपिक हमारा है सक्रियता श्रेणी। पहला ये है, दूसरा हमारा सक्रियता श्रेणी हो गया। और तीसरा जो टॉपिक है जो कि हमने इस वर्कशीट में पढ़ना है उसका नाम है अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो ये आपने पढ़ना है। इस क्रिया को हम विस्थापन क्रिया भी कहते हैं, और ये क्रिया हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है। तो अब इन क्रियाओं को, इन 3 तरह की जो ये टॉपिक्स हैं हमारे, इनको हम यहाँ पर वर्कशीट में समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आते हैं हम अपने पहले टॉपिक पर। पहला टॉपिक हमारा क्या है? अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। तो ये क्रिया बच्चों क्या है, इसमें धातु जब अम्ल के साथ क्रिया की, आपकी सामान्य क्रिया लिखी है ब्लू से, जो ब्लू लाइन है ये आपकी सामान्य क्रिया दिखाई हुई है कि धातु, कोई भी धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो उस धातु का लवण बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यही चीज़ आपकी यहाँ पर नीचे लिखी हुई है कि धातुएं तनु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। तो इस क्रिया को समझाने के लिए यहाँ पर आपको 2 समीकरण दिखाए हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे सभी बच्चे, ये पहला समीकरण है आपका सोडियम धातु है। सोडियम धातु तनु HCl जो कि एक अम्ल है उसके साथ क्रिया करता है तो हमारा ये लवण बनता है। उसी धातु का, सोडियम धातु का ही लवण बना सोडियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरह से ये दूसरी अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में जिंक धातु, जिसे हम जस्ता भी कहते हैं, वो क्रिया करता है आपका HCl के साथ, तनु HCl के साथ, जो कि एक अम्ल है। तो ये जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो जिंक का लवण बना, जिंक धातु का लवण बना, जिसका नाम है जिंक क्लोराइड, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस तरीके से बच्चों ये दोनों क्रियाओं में, इन दोनों क्रियाओं में हमने ये देखा कि जब कोई भी धातु अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो उस धातु का लवण बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस ज़रूर निकलेगी। आगे आपका जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो है कॉपर तनु HCl के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो कॉपर धातु है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से ये कम क्रियाशील होती है। अगर कॉपर को तनु HCl के साथ क्रिया करना है, वो कब क्रिया कर सकती है? वो तभी क्रिया करेगी अगर कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होगा। लेकिन जो है ये आपका कॉपर है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होता है। तो ये क्रियाशीलता के बारे में आगे हम सक्रियता श्रेणी में पढ़ेंगे। तो कॉपर क्योंकि हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, इसलिए कॉपर HCl में से हाइड्रोजन को नहीं हटा पाता है। ऊपर जो क्रियाएं आपने देखी हैं बच्चों, इसमें सोडियम ने हाइड्रोजन को विस्थापित किया। क्यों विस्थापित किया? क्योंकि सोडियम जो है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। इसी तरह से जो ये दूसरी अभिक्रिया थी, इसमें जिंक जो है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील था, इसलिए जिंक ने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, कॉपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया इसलिए नहीं करता है क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होता है। तो ये आपका आगे है, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती हैं। तो ऊपर तो आपकी जो क्रिया दिखाई थी वो धातुओं की क्रिया HCl के साथ बताई थी। अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि एक दूसरे अम्ल के बारे में बात की जा रही है। वो दूसरा अम्ल है हमारा नाइट्रिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। HNO3 हमारा नाइट्रिक अम्ल है। तो जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। धातुएं बच्चों नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया तो करती हैं, लेकिन जैसे हमने ऊपर देखा था कि जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस ज़रूर निकलनी चाहिए, लेकिन जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तब हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। क्यों नहीं निकलती? हाइड्रोजन गैस के बदले में क्या होता है? क्योंकि इसका रीज़न क्या है बच्चों? क्योंकि जो HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल होता है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक का मतलब ये है, ये ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो ये नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो इसलिए जब हाइड्रोजन गैस जो निकलती है इस क्रिया के बाद, वो उस हाइड्रोजन गैस को ये ऑक्सीजन प्रदान करता है, उसको ऑक्सीकृत कर देता है। और ऑक्सीकृत, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल जाएगी
तो हाइड्रोजन किस में परिवर्तित हो जाएगा, जल में। इसका मतलब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ जब क्रिया कर रही हैं तो हाइड्रोजन की बजाय क्या बनता है वहाँ पर, हाइड्रोजन के बजाय बनता है जल। तो हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है हमें। तो ये आपको क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया क्यों नहीं करती हैं। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल जो है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो बच्चों इस क्रिया में हाइड्रोजन गैस जो होती है वो ऑक्सीकृत होकर जल में परिवर्तित हो जाती है, और जो नाइट्रोजन होती है इस क्रिया में, वो नाइट्रोजन जो होती है वो किसी ऑक्साइड में, नाइट्रोजन को भी ऑक्सीजन मिल जाती है, जिस तरह से हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गई तो नाइट्रोजन को भी ऑक्सीजन मिल गई और नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन जाता है। तो इस तरह से ये क्रिया बाकी जो धातुओं की अम्लों के साथ क्रियाएं हैं उससे अलग होती हैं। केवल अधिकतर धातुएं बच्चों इसी तरह से करती हैं कि उनमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, लेकिन केवल 2 धातुएं ऐसी हैं जो कि नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कर सकती हैं। तो ये 2 धातुओं के नाम आपने याद रखने हैं, क्योंकि ये भी कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये ऐसी 2 धातुएं हैं जो कि तनु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी मैग्नीशियम की क्रिया भी दिखाई हुई है नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो इसमें मैग्नीशियम नाइट्रेट बना और प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। और इसी तरह से मैग्नीज़, ये मैग्नीज़ धातु है, तो मैग्नीज़ धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीज़ नाइट्रेट बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस तरह से केवल ये दो धातुएं हैं, यानी मैग्नीशियम और मैग्नीज़, केवल 2 धातुएं हैं जो कि नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। बाकी धातुएं हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती हैं, उनमें क्या बनता है, हाइड्रोजन के बजाय जल बन जाता है। ठीक है। अच्छा, अब आगे यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना करते हैं सक्रियता श्रेणी। ठीक है। सक्रियता श्रेणी वह सूची है, सूची माने वह एक टेबल की फॉर्म में दी होती है, एक पूरी ये नीचे आपको एक सूची दी हुई है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम आप लोग जानते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, आप लोगों को मालूम है कि अवरोही क्रम मैंने घटता हुआ क्रम। तो धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में सक्रियता श्रेणी में हम व्यवस्थित करते हैं। तो ये नीचे आपको एक सक्रियता श्रेणी दिखाई हुई है, तो ये सक्रियता श्रेणी सब बच्चे देखेंगे इसमें। तो ये देखिए, यहाँ पर ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी है। तो इस सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आपका ये देखिए एरो दिखाया हुआ है, तो एरो का मतलब ये है कि ये घटता हुआ क्रम दिखाया हुआ है इसके अंदर। देखिए ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील है, फिर घटती क्रियाशीलता है, और सबसे कम क्रियाशील जो धातु हैं वो नीचे हैं। सबसे पहले इसमें धातु आती है हमारी पोटेशियम, यहाँ देखेंगे। सबसे पहले आपकी धातु है पोटेशियम, फिर यानी ये सबसे अधिक क्रियाशील है। उसके बाद आती है आपकी सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो हाइड्रोजन ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो इसका मतलब ये है कॉपर जो है वो जो नीचे आ रही है, जो नीचे है धातु वो कम क्रियाशील है, तो कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। अभी हमने पढ़ा था ना वहाँ पर ये कॉपर जो है वो HCl के साथ क्रिया नहीं कर रही थी, वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। इसके बाद आगे जो हमारी सक्रियता श्रेणी में धातुएं हैं वो है Hg यानी कि मरकरी, उसके बाद Ag यानी कि सिल्वर, और फिर लास्ट में हमारा आता है गोल्ड। तो ये जो सिल्वर और गोल्ड ये दोनों धातुएं हैं ये सबसे कम क्रियाशील हैं, नीचे वाली धातुएं सबसे कम क्रियाशील हैं। तो इस तरह से ये बच्चों धातुओं की क्रियाशीलता की एक श्रेणी दी हुई है, एक सूची दी हुई है। तो ये श्रेणी बच्चों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इसी श्रेणी के हिसाब से निकालते हैं। तो ये श्रेणी आपको सक्रियता श्रेणी याद भी करनी है, तो आपको याद भी होनी चाहिए। आगे है आपका देखिए लिखा हुआ नीचे, मैग्नीशियम से सीसा तक की, सीसा यानी कि लेड, तो मैग्नीशियम से सीसा तक की सभी धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती हैं। तो मैग्नीशियम ऊपर देखिए यहाँ पर ये मैग्नीशियम से लेकर
सीसा, सीसा यानी कि ये आपका हो गया लेड। तो यहाँ तक की धातुएं जो हैं वो, यानी हाइड्रोजन से ऊपर वाली जो धातुएं हैं वो जो है वो अम्ल के साथ क्रिया करती हैं, और जो हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं हैं, जो कॉपर से लेकर गोल्ड तक, ये धातुएं, कॉपर से सोने तक की धातुएं सामान्य परिस्थितियों में, ये देखिए, कॉपर से सोने तक की धातुएं सामान्य परिस्थिति में किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करती। यानी हाइड्रोजन के ऊपर वाली धातुएं जो है वो ज़्यादा क्रियाशील हैं, वो क्रिया कर सकती हैं दूसरे पदार्थों के साथ, लेकिन कॉपर से गोल्ड तक की नीचे वाली जो धातुएं वो कम क्रियाशील हैं, वो क्रिया नहीं करती हैं। यही कारण है कि सोने जैसी धातुओं को आसानी से संक्षारित नहीं होते हैं और उनके ऑक्साइड नहीं बनते हैं। जो सोना है, सबसे नीचे है सोना, तो वो जो है सबसे कम क्रियाशील है, वो इसीलिए वो आसानी से संक्षारित नहीं होता है और ऑक्साइड नहीं बनता है। इसीलिए बच्चों यही एक रीज़न है, ये जो है ये हमारा एक कारण है। ये एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि बताइए जो आभूषण हैं वो सोने के क्यों बनाए जाते हैं। वो इसका कारण क्या है, कि इसका कारण यही दो कारण आप लिखेंगे कि जो सोना है वो सबसे कम क्रियाशील होने के कारण आसानी से संक्षारित नहीं होता है और ऑक्साइड नहीं बनता है उस पर। फिर उसके बाद है जबकि जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये ऊपर आती हैं सक्रियता श्रेणी में। देखिए जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी धातुएं आपकी सक्रियता श्रेणी में ऊपर आ रही हैं हाइड्रोजन के ऊपर। तो ये सारी अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। तो ये जो धातुएं हैं ये आसानी से ऑक्साइड बनाती हैं। और हाइड्रोजन एक गैर धातु है। हाइड्रोजन गैर धातु मतलब ना तो वो धातु है, मतलब वो धातु नहीं है, हाइड्रोजन जो है वो अधातु है। तो अधातु होते हुए भी बच्चों एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है कि हाइड्रोजन एक अधातु है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि हाइड्रोजन जो है वो धातु नहीं है, अधातु है। फिर इसे सक्रियता श्रेणी में क्यों रखा है? इसको इसलिए रखा है बच्चों, ये इसे सक्रियता श्रेणी में शामिल करने का कारण क्या है, क्योंकि ये धातुओं की सक्रियता की तुलना करने में हमें मदद करता है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया ना कि हाइड्रोजन के ऊपर वाली जो धातुएं हैं वो अधिक क्रियाशील हैं और हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं जो है वो कम क्रियाशील हैं। तो इसका मतलब ये क्रियाशीलता का, जो धातुओं की क्रियाशीलता है उसकी तुलना करने में, उनका कंपैरिजन करने में हमारी मदद करता है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें कि अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो यहाँ पर आपका ये है धातु ए। तो ये धातु ए की क्रिया दिखाई है बी का लवण विलयन। कोई भी लवण होता है ना बच्चों, तो उस लवण में धातु ज़रूर होता है। तो ये धातु ए की क्रिया है दूसरे धातु से, धातु बी के लवण विलयन, यानी दोनों धातुएं अलग हैं। तो उसके लवण विलयन के साथ जब ये क्रिया करता है तब बनता क्या है, ये ए जो होगा, अगर ए धातु बी धातु से अधिक क्रियाशील होती है तो ये ए धातु इस बी धातु को इसके लवण में से विस्थापित कर देती है, हटा देती है। और जब ये इसको हटा देगी तो फिर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, हमें बी के लवण विलयन के स्थान पर ए का लवण विलयन बन जाएगा, और प्लस वो जो धातु थी हमारी जो हमने विस्थापित की थी यानी कि धातु बी, वो हमारी अलग निकल जाती है। तो इस क्रिया को हम विस्थापन क्रिया भी कहते हैं, जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। यहाँ पर आप ये इन क्रियाओं के, विस्थापन क्रियाओं के उदाहरण दिए हुए हैं, तो ये आप देखेंगे। देखिए पहली क्रिया है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, यानी आयरन को की क्रिया जब कॉपर सल्फेट के साथ होती है तो आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो इसलिए आयरन कॉपर को उसके लवण में से विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनता है और प्लस कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। इसी तरह से दूसरी क्रिया है कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, यानी कॉपर की जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करवाते हैं तो कॉपर सिल्वर धातु से, ये जो लवण में धातु है सिल्वर, कॉपर जो है वो इससे अधिक क्रियाशील है, इसीलिए कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देता है और कॉपर नाइट्रेट बन जाता है, प्लस सिल्वर जो है हमारा अलग निकल जाता है। तो आगे आपका लिखा हुआ है कि सभी धातु समान रूप से क्रियाशील नहीं होते हैं। यदि हम ऑक्सीजन, पानी और एसिड के साथ विभिन्न धातुओं की क्रियाशीलता की जांच करते हैं, यानी अगर हम धातुओं की क्रियाशीलता देखें ऑक्सीजन के साथ, पानी के साथ और एसिड यानी कि अम्लों के साथ क्रिया देखेंगे, ऑक्सीजन और पानी की जो क्रियाएं थी ये आपने लास्ट वर्कशीट में देखी थी, और एसिड वाली जो धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया ये अभी हम ऊपर देख कर आए हैं। तो हमने देखा है कि बच्चों सभी धातुएँ इन पदार्थों के साथ यानी ऑक्सीजन, पानी और एसिड के साथ समान रूप से क्रिया नहीं करती हैं। तो ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर इसके बाद है आगे जो चित्र है वो आपको दिखाया है कि यहाँ पर ये देखिए इस चित्र में, ये चित्र मैं आपको समझा रही हूँ, ये चित्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है।
इस चित्र में आपको यहाँ पर ये जो आपका परख नली है, 2 परख नलियाँ ली हुई हैं। इस परख नली में आपका लिया है कॉपर सल्फेट का विलयन, जो कि नीले रंग का होता है। इस कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने डाली है लोहे की कील। इस लोहे की कील को जब हम कुछ समय तक रखा रहने देते हैं तो कॉपर सल्फेट का कलर है ब्लू, नीले रंग का है। कॉपर सल्फेट विलयन का रंग है ब्लू। लोहे की कील हमारी जो है वो आपकी ग्रे कलर की होती है, तो ग्रेइश ब्लैक सा कलर होता है लोहे की कील का। तो उसको जब हम थोड़ी देर तक लटका के रखते हैं तो हम थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं, इनके जो कलर हैं वो चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज हो जाते हैं, जो नीला कलर था वो आपका लाइट हो जाता है, हल्का कलर हो जाता है, लाइट ग्रीन हो जाता है उसका। और जो ये कील थी वो हमारी भूरे रंग की हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर नीचे कील आपकी दिखाई है, कील हमारी भूरे रंग की हो जाती है। और विलेन का कलर जो है वो भी चेंज हो जाता है, लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है, ब्लू से हल्का हो जाता है बहुत। तो ये ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आयरन था, लोहे की कील में जो आयरन था, उसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दिया। ये जो नीले रंग का कॉपर था तो इसको इसने विस्थापित कर दिया। तो आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया तो आयरन सल्फेट हमारा अलग निकल जाता है और जो कॉपर था वो हमारा अलग हो जाता है। तो जब आयरन ने कॉपर को विस्थापित किया तो आयरन सल्फेट बन गया, प्लस ये जो कॉपर था ये हमारा अलग निकल जाता है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि आयरन जो था वो कॉपर से अधिक क्रियाशील था। तो जो धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं वो कम क्रियाशील धातु को उसके लवण में से विस्थापित कर देती हैं और ऐसी क्रिया को हम विस्थापन क्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चंस देखते हैं, इसके प्रश्न क्या हैं। पहला प्रश्न इस में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। 4 प्रश्न हैं आपके जो आपने करने हैं। पहला क्वेश्चन है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्रियाशील धातु में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, यानी आपको गैस का नाम बताना है। और जस्ता यानी कि जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया लिखनी है। तो ये आप अपनी वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। एक बार यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का आंसर आप फिर से देख सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इस क्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और ये इस क्रिया का समीकरण आपका वर्कशीट में भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप देखकर इसको लिख सकते हैं कि ये क्रिया जो है उसका समीकरण इस तरह से आपने लिखना है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के घोल के साथ अभिक्रिया करता है। तो कॉपर के सिल्वर नाइट्रेट के घोल के साथ क्रिया, इसमें आपकी यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पर ये क्रिया आपको दिखाई हुई है, ये वाली क्रिया आपने लिखनी है इसमें। और इसमें होता क्या है आपको ये भी बताना है कि कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के घोल के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर ये है आपका आंसर लिखा हुआ है कि कॉपर धातु सिल्वर धातु से अधिक क्रियाशील होती है, इसलिए कॉपर सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को विस्थापित कर देता है। तो ये क्रिया आपकी है कॉपर, जो आपको अभी मैंने दिखाई थी वर्कशीट में, सेम क्रिया आपकी यहाँ पर लिखी है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप ये इतना करके दिखा देंगे। ये देखिए ये क्रिया है आपकी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे के बर्तन में रखा गया था, तो कुछ दिनों के बाद लोहे के बर्तन में बहुत से छेद हो गए थे, तो इसकी अभिक्रिया हुई और उसका समीकरण लिखना है। तो ये छेद इसीलिए हुए क्योंकि ये जो जब ये कॉपर सल्फेट का जो नीले रंग का विलयन था उसको लोहे के बर्तन में रखा है, तो कॉपर सल्फेट और लोहे के में आपस में क्रिया हो जाती है और इसी कारण से ये लोहे के बर्तन में छेद होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर लोहा कॉपर धातु से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए लोहा कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। यही कारण है कि लोहे के बर्तन में छेद हो जाते हैं और लोहा जो है उसके कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया वो इस तरीके से आप लोग लिखकर दिखा देंगे, जो कि आपकी वर्कशीट में भी दी गई है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमारा ये इस टेबल पर आधारित है। ये जो ग्रीन कलर की टेबल बनी हुई है, इस टेबल को देखते हुए आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। इस सारणी का उपयोग करके धातु ए बी सी और डी के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये जो टेबल है, इस टेबल को नीचे मैंने बनाकर दिखाया हुआ है और आपको अभी समझा भी देती हूँ कि ये क्वेश्चन आपका क्या है। ये देखिए इसमें आपकी इस टेबल में बच्चों ये
4 धातुएं इस तरफ आपकी लिखी हैं, ये 4 धातुएं ए, बी, सी और डी, ये 4 धातुएं हैं। ये इनकी क्रिया दिखाई है आयरन सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट के साथ और सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ये धातुएं जब आयरन सल्फेट के साथ क्रिया करती हैं, यहाँ पर इन धातुओं की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ दिखाई है, जिंक सल्फेट के साथ और सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ये सारे लवण हैं। तो इन लवणों में आपको मैंने जैसे बताया है कि हर लवण में धातु का पार्ट भी होता है। पहला पार्ट जो लवण में होता है वो धातु का होता है। तो यहाँ पर आयरन सल्फेट में आयरन जो है वो धातु है, कॉपर सल्फेट में कॉपर धातु है, जिंक सल्फेट में जिंक धातु है और सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर धातु है। तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे बच्चों कि आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर, इनमें से सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील धातु है वो कौन सी है। तो यहाँ पर ऊपर देखो नंबर लिखे हुए हैं। अगर हम सक्रियता श्रेणी ऊपर जो हमें वर्कशीट में दी गई उसके वहाँ से देखकर अगर हम चेक करेंगे तो हम ये नोट करेंगे कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील इसमें से जो धातु है वो है जिंक। पहले नंबर पर जिंक आती है, दूसरे नंबर पर इसमें आती है आयरन, तीसरे नंबर पर आता है आपका कॉपर और फोर्थ नंबर पे आपका आता है सिल्वर। तो इस तरह से ये इन धातुओं की क्रियाशीलता का नंबर इनके ऊपर लिखा हुआ है। अब इसके बाद इस टेबल को अगर हम देखते हैं तो हमने देखा यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है बच्चों कि जब धातु ए है वो कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कर रही है तो उसमें विस्थापन हो रहा है, विस्थापन दिखाया हुआ है। बी में विस्थापन दिखाया हुआ है जब वो बी को आयरन सल्फेट में, यानी बी ने आयरन को विस्थापित किया, ए ने कॉपर को विस्थापित किया, सी ने किसको विस्थापित किया है, सी ने विस्थापित किया है सिल्वर को, और डी की किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं हुई, यानी डी ने चारों धातुओं में से किसी को भी विस्थापित नहीं किया है। इसका मतलब जो बच्चों डी धातु है वो किसी को विस्थापित नहीं कर पाई, वो सबसे कम क्रियाशील है। ए धातु ने विस्थापित किया कॉपर को, ठीक है। तो अब इसमें सबसे अधिक, पहला पार्ट आपका पूछा हुआ है सबसे अधिक क्रियाशील धातु, वो है इसमें बी। बी आंसर क्यों लिखा है, सबसे अधिक क्रियाशील है बी, क्योंकि बच्चों आप देख रहे हो कि बी धातु जो है उसने आयरन को विस्थापित किया है। आयरन आपका आता है सेकंड नंबर पे। तो सबसे अधिक क्रियाशील इनमें से, वैसे तो सबसे अधिक क्रियाशील आपका जिंक है, लेकिन जिंक धातु को कोई भी ए, बी, सी और डी में से कोई भी विस्थापित नहीं कर पाया। तो इसके बाद हम सेकेंड वाली धातु पे आते हैं आयरन। तो आयरन को बी धातु ने विस्थापित किया है, तो इसलिए इन चारों में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु हो गई आपकी बी। इसके बाद हमारी जो धातु आएगी तीसरे नंबर पर, हमारी कौन सी धातु है, कॉपर। तो कॉपर को किसने विस्थापित किया है, ए ने। इसका मतलब सेकंड जो हमारी नंबर पे आती है वो हमारी आती है ए, यानी बी सबसे अधिक क्रियाशील होगी बी के बाद हो गई हमारी ए, फिर हमारा आएगा सी, क्योंकि सी धातु ने किसको विस्थापित किया है, जो चौथे नंबर पर धातु यानी कि सिल्वर, सी धातु ने सिल्वर को विस्थापित किया। और डी धातु जो है वो सबसे कम क्रियाशील है। तो इन धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम अगर हम देखेंगे, वो आगे ये थर्ड पार्ट में हमें पूछा है कि धातुओं का घटता क्रम क्या है। तो सबसे अधिक क्रियाशील होगी आपकी बी के बाद आएगी ए के बाद सी और सी के बाद लास्ट में आएगा डी। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर है आपका। अच्छा, जो फोर्थ पार्ट था उसमें आपका ये था, सेकंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का था उसमें बोला था कि धातु बी को जब कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो क्या होगा। जब बी धातु को बच्चों हम कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो बी धातु को आप देख रहे हो बी ने आयरन को विस्थापित कर दिया। तो बी ने अगर आयरन को विस्थापित किया है तो बी हमारी कॉपर को भी विस्थापित कर पाएगी और सिल्वर को भी, क्योंकि बी जो है वो आयरन को विस्थापित किया। इसका मतलब बी जो है वो आयरन से अधिक क्रियाशील है। अगर वो आयरन से अधिक क्रियाशील है इसका मतलब वो कॉपर को भी से भी अधिक क्रियाशील है और सिल्वर से भी अधिक क्रियाशील है। तो इसका मतलब ये दोनों को विस्थापित कर देगी। तो इसलिए इसका आंसर हम लिखेंगे कि धातु बी कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो इस तरीके से बच्चों ये आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो जाती है। आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। थैंक यू।